नमस्कार दोस्तों, भव्या एकेडमिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं 15 मॉडल टेस्ट पेपरों की एक सीरीज, जिसमें हम अध्यापक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मॉडल टेस्ट पेपर करवाएंगे और जो पूर्णतः नवीन पाठ्यक्रम के अनुसार होंगे। आप चैनल को लाइक कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही कोई नया अगला वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। इस टेस्ट सीरीज में हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी, कंप्यूटर और राजस्थान जीके को कवर करेंगे। एक ही प्रश्न पत्र में सभी चीजें, जिस तरह का पेपर हमारा एग्जाम में आता है उसी पैटर्न पर हम इनको सॉल्व करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं मॉडल टेस्ट पेपर फर्स्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, परिपक्वता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किया गया? ऑप्शन फर्स्ट है जर्सील्ड, आइजेनेक, गैसेल, वाइट। तो इसके लिए ऑप्शन सही हो जाएगा थर्ड, गैसेल। आगे चलते हैं, किन ग्रंथियों के विकास से बालक के संवेगात्मक व्यवहार में परिपक्वता आती है? ऑप्शन फर्स्ट है अंतःस्रावी ग्रंथियां, बहिर्स्रावी ग्रंथियां, थायराइड, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसके लिए ऑप्शन करेक्ट है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। थर्ड क्वेश्चन पे आइए, सही कथन को बताइए। में फर्स्ट ऑप्शन है, विकास में परिवर्तन केवल रचनात्मक होते हैं, विकास प्रगतिपूर्ण श्रृंखला के रूप में घटित होता है, विकास से संरचना में परिवर्तनों का बोध होता है, या फिर विकास की अवस्था केवल परिपक्वता तक होती है। तो इसके हिसाब से क्वेश्चन थर्ड के लिए जो ऑप्शन आएगा वो है सेकंड, विकास प्रगतिपूर्ण श्रृंखला के रूप में घटित होता है। ठीक है, आगे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में स्वर्ण आयु किसे कहते हैं? गोल्डन एज। तो देखिए, किशोर अवस्था, उसके बाद है प्रौढ़ अवस्था, फिर है उत्तर बाल्य अवस्था और फिर है वय संधि, पुबर्टी। तो गोल्डन एज, एडोलसेंस, किशोर अवस्था को बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। देखिए, निम्न में से कौन सा पावलोवियन अनुबंध में आवश्यक नहीं है? तो प्रबलन, सामीप्य, आनुषंगिकता, उत्सर्जित अनुक्रिया। तो इसके हिसाब से आंसर आना चाहिए आनुषंगिकता। ठीक है, तो इसकी आप थोड़ा व्याख्या भी देख लीजिए। ये क्वेश्चंस कुछ इस तरह से तैयार किए गए हैं जिनमें आपको फैक्ट फाइल भी मिल जाएगी, उससे रिलेटेड आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज मिल जाएगी। तो वीडियो को पूरा और ध्यान से देखिएगा क्योंकि बीच बीच में आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी बताए जाएंगे। ठीक है, तो पावलोवियन अनुबंधन में आनुषंगिकता एक आवश्यक तत्व नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, व्यवहार के एसआर संप्रत्ययन को अस्वीकार कर एसओआर संप्रत्यय किसने प्रस्तावित किया? वॉटसन, वुडवर्थ, गथरी, हल। तो वुडवर्थ इज द करेक्ट आंसर, तो ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसकी व्याख्या देखिए, एसओआर मॉडल की उत्पत्ति का श्रेय आर एस वुडवर्थ को जाता है जो एक प्रकार्यवादी मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, नेक्स्ट, बाल्य अवस्था का प्रारंभ होता है 1 वर्ष की अवस्था से, 3 वर्ष की अवस्था से, 5 वर्ष की अवस्था से, या 4 वर्ष की अवस्था से? तो इसका सही आंसर आएगा 3 वर्ष की अवस्था से, ऑप्शन नंबर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्किनर के अनुसार भाषा की अवाप्ति होती है। तो देखिए, अनुकरण द्वारा, संज्ञानात्मक प्रतिनिधित्व द्वारा, उद्दीपक अनुक्रिया प्रतिमान द्वारा, या क्लासिकी अनुबंधन द्वारा। तो यहां पर ऑप्शन 4 सही है, क्लासिकी अनुबंधन द्वारा। अब इसमें आप इसकी व्याख्या देख लीजिए। स्किनर का मत है कि शाब्दिक व्यवहार मतलब भाषा का पुनर्बलन सिद्धांत के संदर्भ में व्याख्या की जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत क्रिया प्रसूत अनुबंधन में अंतर्निहित है? तो देखिए चार ऑप्शन इसके, नैमित्तिक अनुबंधन, उपयोग का नियम, अनुक्रिया सामान्यीकरण, प्रभाव का नियम। तो इसके लिए ऑप्शन 1 इज करेक्ट, नैमित्तिक अनुबंधन। इसकी व्याख्या देखिए फैक्ट फाइल, क्रिया प्रसूत अनुबंधन में नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत निहित है। नैमित्तिक अनुबंधन को ही क्रिया प्रसूत अनुबंधन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आलपोर्ट के व्यक्तित्व सिद्धांत का उद्भव निम्न में से किसके पूर्वगामी के रूप में हुआ? तो इसके चारों ऑप्शन देख लेते हैं, मनोविश्लेषण, व्यवहारवाद, मानवतावादी दृष्टिकोण और अस्तित्ववाद। तो इसके लिए ऑप्शन 3 इज करेक्ट, मानवतावादी दृष्टिकोण। ठीक है, इसका फैक्ट फाइल देखते हैं। गॉर्डन ऑलपोर्ट का व्यक्तित्व सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत है जिसमें मानवतावादी व व्यक्तिवादी दृष्टिकोणों से मानव व्यवहार का अध्ययन करने पर का अनुपम संगम देखने को मिलता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है? तो चारों ऑप्शन देख लीजिए, सैक का वाक्य पूर्ति परीक्षण, शब्द साहचर्य परीक्षण, होल्ड्समैन शाही धब्बा परीक्षण, ठीक है, या फिर अलेक्जेंडर पास एलोंग परीक्षण। तो इसके लिए ऑप्शन 4 इज करेक्ट, अलेक्जेंडर पास एलोंग परीक्षण। इसकी व्याख्या देखिए, सैक का वाक्य पूर्ति परीक्षण, शब्द साहचर्य परीक्षण, होल्ड्समैन शाही धब्बा परीक्षण, ये सभी परीक्षण व्यक्तित्व के प्रक्षेपी परीक्षण हैं, परंतु अलेक्जेंडर पास एलोंग परीक्षण प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व मूल्यांकन की विधि नहीं है? जैनिक विधि, मन झंझानकरण विधि, केस अध्ययन विधि, प्रक्षेपण विधि। तो इसमें ऑप्शन 2 इज करेक्ट, मन संजाकरण विधि। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जिसको हम मन झंझाकरण विधि को हम ब्रेन स्ट्रॉमिंग भी बोलते हैं। ठीक है, अगला देखिए, सूची 1 के पदों का सूची 2 से सुमिलन कीजिए, मतलब हमको इनको मैचिंग करना है। तो देखिए TAT, पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले इसकी फुल फॉर्म आप थोड़ा सा देख लीजिए, आपको अंदाजा लग जाएगा। देखिए TAT, थैमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट टैट। ठीक है, TAT क्या है? थैमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। 16PF, ये क्या है? कैटेल ने बनाया है। इसके बाद IPQ, आइजेनेक पर्सनालिटी क्वेश्चनेयर्स। ठीक है, EPPS, एडवर्ड पर्सनल प्रेफरेंस शेड्यूल। करेक्ट। अब आइए इसके मैचिंग पर। तो देखिए TAT को मैच करेंगे हम मरे से। तो TAT किसने बनाया था? मरे ने बनाया था, हार्वर्ड विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी में। इसके बाद आइए 16PF में आएगा कैटेल। इसके बाद IPQ, इसमें आएगा आपका आइजेनिक, और IPPS में आएगा आपका कौन सा क्वेश्चन, कौन सा ऑप्शन आएगा? एडवर्ड, जो बच गया वही आएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट पर चलते हैं। इसके हिसाब से ये ऑप्शन 3 इज करेक्ट, 3 4 2 1। नेक्स्ट आ जाइए, पूर्व प्राथमिक का अर्थ है, पहला है बालकों को खेल खिलाना, बालकों को प्रयोग करवाना, बालकों को भ्रमण करवाना, या निश्चित उद्देश्यों पर आधारित अनियमित शिक्षा देना। तो पूर्व प्राथमिक का अर्थ क्या हो जाएगा? कुछ निश्चित उद्देश्यों पर आधारित अनियमित शिक्षा देना। तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा इसके लिए। नेक्स्ट देखिए, पाठ्यक्रम व शिक्षण विधि में गुण होना अनिवार्य है। तो ऑप्शन 1 कठोरपन का, लचीलेपन का, पुनर्बलन का, उपयुक्त सभी का। इसमें आंसर 2 आ जाएगा, लचीलेपन का। ठीक है, आगे देखिए, पुरस्कार और प्रशंसा से बालकों में अनुशासन में रहने की प्रेरणा आती है, नियमों पर चलने की प्रेरणा विकसित होती है, अच्छे कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। बालकों में अनुशासन, नियमों का पालन व अच्छे कार्य करने की प्रेरणा विकसित होती है। तो इसके लिए चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बालकों में अनुशासन, नियमों का पालन व अच्छे कार्य करने की प्रेरणा विकसित होती है। ठीक है, आगे देखिए, आपके विद्यालय में एक अभिभावक अपने गूंगे बहरे बच्चे को प्रवेश देने के लिए आपसे निवेदन करते हैं, तो ऐसे में आप क्या करेंगे? सोचिए, अगर आप एक
टीचर हैं या उस स्कूल के लिए एक अथॉरिटी है, तो आपका क्या जवाब होगा? तो आइए पहले ऑप्शन देखते हैं। उस छात्र को अपने विद्यालय में प्रवेश दे देंगे, उसे अपने अन्य विद्यालय में जाने के लिए कहेंगे, उसे प्रवेश देने से मना कर देंगे, या उसे विशिष्ट विद्यालय में प्रवेश हेतु परामर्श देंगे। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि स्पेशल चाइल्ड है तो उसके लिए स्पेशल स्कूल होते हैं, उनके स्पेशल एजुकेशन चलती है, स्पेशल टीचर होते हैं उनके। ठीक है, तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। आगे चलिए, निम्नांकित में से कौन सी सह शैक्षिक प्रवृत्ति है? तो सह शैक्षिक प्रवृत्ति में कौन सा आएगा? देखो, वर्तनी सुधार, खेलकूद, पत्रवाचन या वाद विवाद। तो साफ साफ पता चल रहा है ये तो खेलकूद ही आएगा, सह शैक्षिक प्रवृत्ति। ठीक है, ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा इसके लिए। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस स्कूल या संप्रदाय ने मनोविज्ञान की विधि के रूप में अंतर्निरीक्षण विधि और प्रक्षेपण विधि दोनों को मान्यता थी? तो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान, प्रकार्यवाद, मनोविश्लेषणवाद या सहचार्यवाद। इसके लिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मानव व्यवहार तथा मानसिक प्रक्रियाओं के बारे में अध्ययन करने के लिए एक मनोवैज्ञानिक किस विधि पर मुख्य रूप से आश्रित रहता है? तो इसके लिए देखिए, वैज्ञानिक विधि, एक्स पोस्ट फैक्टो विधि, प्रेक्षण विधि, सह संबंधात्मक विधि। तो इसके लिए वैज्ञानिक विधि, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ओके, अब देखिए दोस्तों, हमने यहां तक शिक्षा मनोविज्ञान के क्वेश्चन किए हैं, आगे हम जीके के क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, एक और देख लीजिए, एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है मनोविज्ञान का। देखिए, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो देखिए, अल्फ्रेड वेगनर, आर्थर होम्स, डब्ल्यू जेसन मॉर्गन, क्रिस्लर। तो इसके लिए ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। तो अब तक हमने सारे क्वेश्चन जो किए हैं वो सारे शिक्षा मनोविज्ञान के हैं। आइए अब जनरल नॉलेज जीके के क्वेश्चन चलते हैं। संसार की सर्व महत्वपूर्ण जहाजी नगर है? तो संसार का सर्व महत्वपूर्ण जहाजी नगर कौन सा हो गया? ये है सुएज नहर। ठीक है, अब देखो सुएज नहर की खासियत क्या है? वो एक तो भूमध्य सागर और लाल सागर को आपस में जोड़ती है। इसका निर्माण कब कराया गया? 1869 में। और किसने किया? एक फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनांड डेलेप्स द्वारा कराया गया। ठीक है, इससे फायदा क्या हुआ सुएज नहर बनने से? इससे यूरोप और पूर्व के बीच का जो डिफरेंस है वो कम हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रोकीज पर्वतमाला के पूर्वी ढालों पर बहने वाली हवा को क्या कहते हैं? तो उसको हम बोलते हैं चिनूक। रोकीज जो पर्वतमाला है उस पर कौन, पूर्वी ढालों पे कौन सी हवा बहती है? चिनूक। और लू तो राजस्थान में पश्चिमी जो हवा चलती है उसे बोलते हैं, बताइए आपको। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। इसके बाद देखिए, शुष्क जलवायु बी के साथ अंग्रेजी का अक्षर एस किस दशा का सूचक है? तो देखिए, मरुस्थलीय, अर्धमरुस्थलीय, पूर्ण मरुस्थलीय या इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, पूर्ण मरुस्थलीय। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 90 किलोमीटर के ऊपर वायुमंडल का संगठन आधिकारिक हल्की गैसों की वृद्धि के साथ परिवर्तित होने लगता है। यह परत कहलाती है होमोस्फेयर, हेट्रोस्फेयर, हेटोफर या होमोफेयर। तो इसे बोलते हैं हेट्रोस्फेयर। करेक्ट, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। आगे चलिए, भारत का एकमात्र प्रसुप्त ज्वालामुखी कहाँ है? तो भारत का एकमात्र प्रसुप्त ज्वालामुखी, तो प्रसुप्त ज्वालामुखी तो अंडमान निकोबार में है। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, दमन द्वीप या पोरबंदर। तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, अंडमान निकोबार। ठीक है, साथ में इसी क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारत के सर्वाधिक कोयला भंडार कहाँ पाए जाते हैं? तो सबसे ज्यादा कोयला कहाँ पाया जाता है? झारखंड में पाया जाता है, सबको पता है ये तो देखिए, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। तो झारखंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए, बंगाल के सुंदरबन क्षेत्र में किस तरह की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? तो लेटेराइट, शुष्क, जैविक, लवणीय। तो बंगाल के सुंदरबन में लवणीय मिट्टी हो जाएगी। ठीक है, अगला देखिए, ग्लोबलाइजेशन 1998 नामक पुस्तक के लेखक हैं? रॉबर्टसन, रोजेनार्ड, मैलकॉम वाटर्स, गिलपिन। तो इसके लिए ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, मैलकॉम। ठीक है, इसके बाद अगला देखिए, भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन है? हिमालय, विंध्याचल, अरावली, नीलगिरी। तो अरावली पर्वतमाला ही सबसे पुरानी पर्वतमाला है, सबको पता है ये तो। ठीक है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या कहलाती है?
माउंट आबू, ये 1722 मीटर ऊंचा है, पता है? अब आप कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि ये माउंट आबू कौन से जिले में है राजस्थान के, ठीक है? उससे पता चल जाएगा आप कितना वीडियो को स्किप कर करके देखते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ कब आरंभ हुआ? 1944, 1945, 1946 या 1947? तो इसका ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, 1945। देखिए दोस्तों, पहले संयुक्त राष्ट्र संघ नहीं होता था, पहले राष्ट्र संघ हुआ करता था, ठीक है? उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण किया गया, ठीक है? अब देखिए, इसमें 51 देश जुड़े हुए हैं, ठीक है? जिसमें करीब 25 जून 1945 को इन 51 देशों ने मिलकर एक फ्रांसिस्को सम्मेलन हुआ था, वहां पर ये सब इसके सदस्य बने, ठीक है ना? और इसके बाद जो स्थायी सदस्य है उसमें ब्रिटेन, चीन, अमेरिका, रूस व फ्रांस को मिला, ठीक है? इसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए आप। थारू लोगों का निवास कहाँ है? थारू लोगों का निवास है अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या बिहार? तो थारू लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं? उत्तर प्रदेश। ये एक अनुसूचित जनजाति है जो तराई क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है? तराई क्षेत्र में थारू, उत्तर प्रदेश, यूपी। अगला देखिए, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तर पूर्वी, दक्षिण पूर्वी, उत्तर पश्चिमी, उत्तर दक्षिणी? तो इसके लिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, उत्तर पूर्वी। क्वेश्चन देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच निर्धारित सीमा क्या कहलाती है? तो डूरंड रेखा, मैकमोहन रेखा, मैगीनॉट रेखा, रेड क्लिफ रेखा? तो देखिए, रेड क्लिफ रेखा है जो भारत और पाकिस्तान के बीच में है, मैकमोहन रेखा जो चीन और भारत के बीच में है। इसके अलावा डूरंड रेखा, ये रेखा जो है वो वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है, ठीक है? आगे देखिए, भारत ने अणु संधि पर हस्ताक्षर कब किए? तो देखिए, 1963, 1964, 1970 या 1972? तो इसके लिए सही ऑप्शन है 1964, करेक्ट। गिर के शेरों को रखे जाने हेतु किस राष्ट्रीय पार्क अभ्यारण्य का चयन किया गया? तो पेंच, कान्हा, बांधवगढ़, पालपुर कूनो? तो इसके लिए सही ऑप्शन है पालपुर कूनो। तो अब आप ये बताइए, गिर जो अभ्यारण्य है कौन से राज्य में है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है? अब देखिए, सबसे घना आबाद सार्क देश है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश या श्रीलंका? तो इसके लिए चौथा ऑप्शन करेक्ट है, बांग्लादेश, ठीक है? सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश? तो इसके लिए सही ऑप्शन है सेकंड, जम्मू कश्मीर, ठीक है? ये फैक्ट फाइल आप पढ़ लीजिएगा, मैं बता देता हूँ एक बार। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है। ये दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में स्थित है। यहाँ पर कश्मीरी हिरण पाया जाता है जिसे अंगुल बोलते हैं, ठीक है? इसके बाद देखिए, नेक्स्ट महाभारत का फारसी अनुवाद है रज्जनामा, हज्जनामा, सीरे अकबर, यारे दानिश? तो इसके लिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, रज्जनामा, ठीक है? विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो ये तो सबको पता है, मैक्सिको है चांदी, ठीक है? इसके ऑप्शन देख लीजिए, कनाडा, भारत, अमेरिका और मैक्सिको। तो मैक्सिको करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर है? ये तो सबको पता है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है, महानदी, ठीक है? इसके चारों ऑप्शन आप देख लीजिए, आपके सामने है। देखिए, अलवर रेलवे स्टेशन के पास सन 1547 में बनी 5 मंजिला गुंबद का नाम है? तो इसका आंसर होगा फतेह जंग गुंबद, ठीक है? ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किस राज्य में हुआ था? तो ये राजस्थान में हुआ था, नागौर बगदरी गांव, सन 1959, 2 अक्टूबर, ठीक है? चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। अगला देखिए, सेम किस स्थिति से संबंधित है? सेम किस स्थिति से संबंधित है? तो रेत बालू के टीलों का निर्माण, पारिस्थितिकी में परिवर्तन, मिट्टी मृदा का अपवर्तन कटाव या वनीय कटाव? तो इसमें ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा, पारिस्थितिकी में परिवर्तन। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा वृक्ष जंगल की ज्वाला के नाम से प्रसिद्ध है? तो जंगल की ज्वाला किसको बोलते हैं? तो सबको पता है, पलाश ट्री है, ठीक है? अगला देखिए, राजस्थानी स्थापत्य कला का जनक किसे कहते हैं? तो ये महाराणा कुंभा है। और कविराज श्यामलदास के अनुसार मेवाड़ के 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण कुंभा ने ही करवाया था, ठीक है? जिनमें आबू का अचलगढ़ और कुंभलगढ़ का दुर्ग इन्होंने बनवाया था। फिर देखिए, राजस्थान के किस लोक देवता के साथ महमूद गजनवी ने युद्ध किया? तो ये गोगा जी हैं जिनके साथ
इन्होंने युद्ध किया। गोगा नवमी कृष्ण जन्माष्टमी के बाद आती है, आपको पता है। ठीक है, आगे देखिए, हम्बीर रासो किस भाषा का ग्रंथ है? तो डिंगल, पिंगल, संस्कृत, हिंदी। तो इसके लिए सही आंसर हो जाएगा संस्कृत। ठीक है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। अगला देखिए, राजस्थान के लिए 2 अक्टूबर 1959 एक महत्वपूर्ण तिथि है क्योंकि, तो इसके ऑप्शन देखिए, वहद राजस्थान में अजमेर मेरवाड़ा को सम्मिलित कर लिया गया है, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर की स्थापना की गई, नागौर जिले के पंचायती राज व्यवस्था को विधिवत प्रारंभ किया गया, इंदिरा गांधी नगर के नहर के पानी में ने राजस्थान में प्रवेश किया। तो इसके लिए थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नागौर जिले के में पंचायती राज व्यवस्था को विधिवत प्रारंभ किया। अब देखो ये किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था, नागौर के बगदरी गांव से किया था, और 2 अक्टूबर 1959 को किया था। देखिए अब यहाँ पर एक ही क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन तैयार हो गए हैं, ठीक है ना। तो ये फैक्ट फाइल भी आप जरूर पढ़ लें क्योंकि इनमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हैं, कई बार पूछ लिए जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस। तो ध्यान रखिए, फैक्ट फाइल साथ में देखिए और वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। दोस्तों हमने करीब 50 से ज़्यादा क्वेश्चन कर लिए हैं अब तक, और लाइक शेयर्स रुकने नहीं चाहिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हो, जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। हम आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं। कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। आप लोगों के सपोर्ट से, और कमेंट जब आप करते हैं तो उससे हमें हमारा हौसला बढ़ता है और नए नए वीडियोस बनाने का। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। करेक्ट, आगे चलिए। शार्दुल खेल विद्यालय कहाँ है? तो ये अजमेर, नसीराबाद, बीकानेर, दौसा। तो सही आंसर है बीकानेर। अगला देखिए, जोधपुर जिले के किस कस्बे में प्राचीन सूर्य मंदिर है? तो देखिए, बिलाड़ा, फलौदी, ओसिया, मथानिया। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ओसिया। अगला देखिए, राजस्थान विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो ये सुमित्रा सिंह है, आंसर आपको पता है। तो आंसर है सुमित्रा सिंह। के बाद है पालर। पालर क्या है? एक बरसात का पानी है, भूमिगत जल है, समुद्र का पानी है, या इनमें से कोई नहीं। तो राजस्थान में बारिश के पानी को पालर कहा जाता है। ये नदी तालाब वगैरह में इकट्ठा कर लिया जाता है, हो जाता है। ठीक है, अगला देखिए, राज्य का जिला जहां से कोई नदी प्रवाहित नहीं होती। जिला पूछा है, थोड़ा ध्यान रखना। तो जिला हो जाएगा नागौर। नागौर में कोई नदी नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, खेल जगत को समर्पित शार्दुल स्पोर्ट्स स्कूल के बारे में कथन सही है? तो इसमें देखिए 4 कथन दिए हैं आपको, कौन कौन से हैं। रियासत काल में स्थापित वोल्टर नोबल स्कूल में केवल राजपूत समाज के छात्रों को ही स्कूल में प्रवेश दिया जाता था। महाराजा सादुल सिंह ने सन 1944 में इसका नाम शार्दुल प्रभु पब्लिक स्कूल रखा। शार्दुल स्पोर्ट्स स्कूल बीकानेर में स्थित है। उपरोक्त सभी। तो देखिए एक ही क्वेश्चन से इसके कई सारे फैक्ट्स आपको पता चल गए, तो इसके लिए ऑप्शन 4 सही है। अगला देखिए, राजस्थान का वह जिला जिसमें जवाई बांध स्थित है? तो पाली जिला है जहां पर जवाई बांध स्थित है। करेक्ट, आगे देखिए, नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिए, मरुस्थल पर प्राकृतिक रूप से रोक लगाने वाली घास सेवन को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो लीलोन कहा जाता है। ये ध्यान रखिए, ये जो घास है ये सेवन घास का कटा हुआ रूप भी लीलोन ही कहलाता है। ठीक है, इसके बाद आ जाइए, राजस्थान का पहला गिरल लिग्नाइट थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्थित कहाँ पर है? ये बाड़मेर में है, बाड़मेर। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, राजस्थान में खुला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया? तो इसका आंसर तो कोटा है, सभी जानते हैं। राजस्थान खुला विश्वविद्यालय, जिसको हम वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय के नाम से भी जानते हैं, इसकी स्थापना सन 7 नवंबर 1987 में की गई थी। किस सन में की गई थी? 1987 में। इंपॉर्टेंट है। देखिए, वह अभयारण्य जो देश के प्रमुख पर्यटन परिपथ सुनहरा त्रिकोण पर स्थित है। तो ऐसा कौन सा अभयारण्य है राजस्थान का, या देश का भी कह सकते हो आप। यहाँ पर तो फिलहाल आप राजस्थान की बात कर सकते हो क्योंकि सारे ऑप्शंस राजस्थान के ही हैं। तो देखिए, इसमें है केवलादेव, ताल छापर, माचिया सफारी, राष्ट्रीय मरु उद्यान। तो देखिए, ये जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है यही है जो दिल्ली, आगरा, जयपुर, ये तीनों त्रिकोण जो बनाते हैं उस ट्रायंगल पर स्थित है। ठीक है, भरतपुर में है केवलादेव। यहाँ पर सारस पक्षी आता है सर्दियों में। ठीक है, और आप देखिए शीत ऋतु में आते हैं ये पक्षी यहाँ पर। इसके अलावा ताल छापर चूरू में है, माचिया सफारी जोधपुर में है, आपको पता है। और राष्ट्रीय मरुद्यान कहाँ है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इसका क्षेत्रफल कितना है? इसका क्षेत्रफल है 3162 किलोमीटर। ठीक है,
देखिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइए कहाँ पर स्थित है। अगला देखिए, अकबर ने राणा प्रताप को समझाने के लिए किसको दूत के रूप में भेजा? तो राजा भारमल, जलाल खां, मानसिंह या भगवंत दास। तो इसका ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, जलाल खां। ठीक है, देखिए इसका फैक्ट फाइल देख लेते हैं। मुगल मेवाड़ संधि हेतु सर्वप्रथम जाने वाले दूत राजा भारमल थे, तत्पश्चात तोडरमल व भगवंत दास गए थे, किंतु ये दोनों राजा उदय सिंह के पास गए, ना कि राणा प्रताप के पास। राणा प्रताप के पास जाने वाले दूत जलाल खां कोची थे। ठीक है, राजा मानसिंह जलाल खां के जाने के बाद दूसरे राजदूत थे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। केंद्रीय भेड़ प्रजनन व अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो ये तो वेल नोन क्वेश्चन है, अविकानगर टोंक है। करेक्ट। अगला देखिए नेक्स्ट, चंबल फर्टिलाइजर स्थित केमिकल इंडस्ट्रीज स्थापित है? तो ये गड़ेपान। ठीक है, गड़ेपान में है चंबल फर्टिलाइजर्स। हाथ के औजारों का घर कहा जाता है? तो इसके लिए सही ऑप्शन हो जाएगा नागौर। नागौर को क्या कहा जाता है? हाथ के औजारों का घर। करेक्ट। आ जाइए नेक्स्ट, राजस्थान में टायर ट्यूब बनाने का सबसे बड़ा कारखाना है? ये तो कांकरोली है, राजसमंद में है कांकरोली। ठीक है, अगला देखिए नेक्स्ट, पीएटीए का संबंध किससे है? तो पीएटीए तो पर्यटन से संबंधित है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, अणुशक्ति चालक विद्युत ग्रह कहाँ पर स्थित है? तो ये रावत भाटा है। गोटन स्थान किसके लिए प्रसिद्ध है? गोटन, तो गोटन चूने पत्थर के लिए है। ठीक है, अगला देखिए, डूंगरपुर राजमहलों में एक बना एक थम्बिया महल पहले क्या था? तो ये पहले शिवालय था। क्या था डूंगरपुर में? क्या था पहले? एक थम्बिया शिवालय। ये पहले महल था, अब महल है। अभी पहले ये क्या था? एक शिवालय था। किला जो धारगढ़ के नाम से भी जाना जाता है, वो चोमू का किला है। डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम किस जिलों से संबंधित है? तो ये कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, धौलपुर। ठीक है, ऑप्शन थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि कई बार मिलते जुलते ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। ठीक है ना, तो कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर और धौलपुर। ठीक है, इसकी थोड़ा फैक्ट फाइल देख लीजिए। डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम, डांग क्षेत्र में 8 जिले कौन कौन से हैं देखिए, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, बारां, झालावाड़, भरतपुर, कोटा, बूंदी। ये 21 विकास खंडों को इस क्षेत्र में के आसपास के लोगों का सामाजिक व आर्थिक उत्थान करने के लिए ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ठीक है, और 100% ये राज्य वित्त पोषित है, मतलब इसका खर्चा कौन वहन कर रहा है? राजस्थान सरकार। ठीक है, अब देखिए, तांबे से बना लघु आकार का बैल जिसे राजस्थान में धातु प्रतिमाओं का प्राचीनतम उदाहरण माना जाता है, कहाँ से मिला है वो? मिला है कालीबंगा। कालीबंगा मतलब काली चूड़िया। ठीक है,